Beta, in this video, I'm going to record for you the chapter of valuation of shares. बेटा वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स कंपनी में हम बेटा इसके तीन मेथड्स होते हैं. देयर आर थ्री मेथड्स टू वैल्यू द शेयर्स. फर्स्ट, नेट एसेट्स मेथड. फर्स्ट इट इज अ नेट एसेट्स मेथड, जिसको बेटा हम एक और नाम से पुकारते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड. द सेकेंड मेथड इन द वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स इज जस्ट फर्स्ट मेथड इज अवर नेट एसेट मेथड, जिसको इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड भी कहते हैं. और दूसरा जो मेथड है वो है यील्ड मेथड. एंड थर्ड मेथड इज फेयर वैल्यू मेथड. ठीक है बेटा, सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेट एसेट्स मेथड. होता क्या है बेटा? मेथड नंबर वन हम लिख रहे हैं नेट एसेट्स मेथड. बेटा नेट एसेट्स मेथड से हम वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर. ठीक है, तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से सुनना. सारे के सारे एसेट्स को हम लिखेंगे बेटा किस वैल्यू पे लिखेंगे? मार्केट वैल्यू पे. उसमें से बेटा हम सारी की सारी लाइबिलिटीज माइनस कर देंगे, वो भी बेटा मार्केट वैल्यू. ठीक है बेटा, इसमें से बेटा हम माइनस करेंगे फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्लेम. इसमें से माइनस करेंगे हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्लेम. बेटा प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्लेम दो तरीके का होगा. इसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्लेम में दो चीजें आएंगी. एक आएगी इनकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. एक क्या आएगी इनकी? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगी. दूसरी चीज, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के जितने भी क्यूमुलेटिव डिविडेंड्स होंगे, क्यूमुलेटिव डिविडेंड होंगे. ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के क्लेम में क्या चीजें आएंगी? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगी और क्यूमुलेटिव डिविडेंड आएगा. क्यूमुलेटिव डिविडेंड का मतलब होता है बेटा जो पास्ट ईयर में हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दिए थे और वो क्यूमुलेटिव होते गए. क्यूमुलेटिव मतलब इकट्ठे होते गए, तो फ्यूचर में जब वो मांगेंगे तो उनको वो देने पड़ेंगे. ठीक है, और बेटा ये ये दोनों माइनस करके इसमें हम एक चीज ऐड करते हैं विच इज कॉल्ड एज नोशनल कॉल. नोशनल कॉल on partly paid up equity shares. Partly paid up equity shares. नोशनल कॉल ऑन पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर्स हम ऐड कर दें, तो बेटा जो आएगा ना हमारे पास, वो आएगा नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर. नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर. बेटा एक बार इस फॉर्मूला को बेटा मैं पहले आपको मैं कैलकुलेट करने सिखा रहा हूं. फॉर्मूला ये आएगा कैसे? नेट एसेट्स मेथड में हमारा स्टेप नंबर वन होता है, हमें निकालना क्या है. सबसे पहले सारे के सारे एसेट्स की मार्केट वैल्यू, उसमें सारे लाइबिलिटीज माइनस कर देंगे. उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर का क्लेम. बेटा प्रेफरेंस शेयर होल्डर के क्लेम में दो चीजें आएंगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और क्यूमुलेटिव डिविडेंड, वो माइनस हो जाएंगे. और नोशनल कॉल एंड पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर हम एड अप कर देंगे. ये आ जाएगा नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर. तो बेटा अब वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इज इक्वल टू नेट एसेट्स अवेलेबल नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स. नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. बेटा बस ये फॉर्मूला. तो चलो इस क्वेश्चन को एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं हम कैसे करें. आ जाओ.
लेट्स टेक एन एग्जांपल जिससे हमें ज्यादा क्लैरिटी आएगी बेटा, हम इसको कैसे करेंगे। आ जाओ बेटा, लेट्स अंडरस्टैंड। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। बेटा सपोज करो एक कंपनी है, उसके पास इक्विटी शेयर्स हैं, उसके पास इक्विटी शेयर कैपिटल ले लेते हैं 10,000 शेयर्स एट द रेट ₹10, 8 पेड अप। उसके पास बेटा 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, उसके पास बेटा 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, 10,000 शेयर्स एट द रेट 10, फुली पेड अप। बेटा टैक्स रेट हमारे पास दिया हुआ है 50%। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है? जस्ट सेकंड, गिव मी एन एग्जांपल। सॉरी, जस्ट थोड़ा सा रेस्ट कर लो। हमारे पास दिया हुआ बेटा लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख की, प्लांट एंड मशीनरी 8 लाख की, डेटर्स हमारे पास 3 लाख के हैं। उसके बाद बेटा बैंक लोन हमारा 80,000 का है। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीन, डेटर्स, बैंक लोन हो गया। हमारे पास क्रेडिटर्स हमारे 40,000 के हैं। आगे लिखते हैं डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, dividend on preference shares is cumulative for 2 years. ये लिख देते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग is valued at land and building is valued at 30% above book value. Create a provision at the rate 10% on debtors. Interest outstanding on bank loan is ₹4,000. उसके बाद बेटा there is a contingent liability payable ₹10,000। ठीक है बेटा। बेटा ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। अब बेटा हमें निकालना है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स बाय यूजिंग इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। आपको बेटा वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर निकालनी है बाय यूजिंग द इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। तो आज बेटा समझते हैं कैसे निकलेगी।
सबसे पहले वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इज इक्वल टू नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर divided by number of equity shares। अच्छा, सबसे पहले बेटा नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर निकालते हैं। सबसे पहले हमें सारे के सारे एसेट्स लिखने पड़ेंगे मार्केट वैल्यू। देखते हैं बेटा, लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख की है और लैंड एंड बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 30% अबव द बुक वैल्यू, मतलब बुक वैल्यू से 30% ऊपर लेके आना है। मतलब 5 लाख की बिल्डिंग है, 30% एक्स्ट्रा 515, 6.5 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यूएशन। लैंड एंड बिल्डिंग 6,50,000। उसके बाद बेटा नेक्स्ट प्लांट मशीन। प्लांट मशीनरी पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो प्लांट मशीनरी में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो 8 लाख की वैल्यूएशन होगी। प्लांट मशीनरी पे 8 लाख की वैल्यूएशन होगी। डेटर्स क्रिएट अ प्रोविजन ऑफ 10% ऑन डेटर, मतलब 10% डेटर हमें वसूल नहीं होंगे, तो 3 लाख का 10% 30,000, तो 270 हमें रिकवरेबल होगा। तो डेटर्स हमारे कितने हो गए? 2,70,000। उसके बाद डेटर्स भी हो गया। बेटा बैंक लोन कम्स एट अ लाइबिलिटी। बेटा बैंक लोन हमारा 80,000 का है और हमें इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन बैंक लोन इज 4,000। तो मैं बैंक लोन 80 पे करना है और 4 पे करना है, 84 पे करना है, माइनस बैंक लोन 84 पे करना है। उसके बाद कंटीजेंट, उसके बाद एक क्रेडिटर्स पे करने हैं और कंटीजेंट लाइबिलिटी पे करनी है। क्रेडिटर्स 40,000 के माइनस, क्रेडिटर्स 40,000 के माइनस, कंटीजेंट लाइबिलिटी हमें कितनी माइनस करनी है? 10। तो क्या क्या हमें करना है? एक तो कंटीजेंट लाइबिलिटी माइनस करनी है, बैंक लोन माइनस करना है, क्रेडिटर्स माइनस करने हैं, डेटर्स पे प्रोविजन माइनस करना है, बैंक लोन हो गया हमारा, और तो कोई नहीं आई थिंक। नहीं, और हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो इसमें से अब हमें और क्या माइनस करना है? क्लेम ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर हमें माइनस क्या करना पड़ेगा? क्लेम ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर। बेटा क्लेम ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर दो तरीके के होंगे। एक तो वो हमसे क्या मांगेंगे? अपनी कैपिटल। दूसरा मांगेंगे क्यूमुलेटिव डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मांगेंगे, दूसरे अपने क्यूमुलेटिव डिविडेंड मांगेंगे। बेटा अगर प्रेफरेंस शेयर्स नॉन क्यूमुलेटिव हो गए तो उनको क्यूमुलेटिव डिविडेंड नहीं मिलेगा। क्यूमुलेटिव डिविडेंड वो होता है जो उनका डिविडेंड इकट्ठा होता गया, हम उनको पे नहीं कर रहे, और वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड। चलो देखते हैं कितना है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है हमारे पास? 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, मतलब 1 लाख। 1 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गई। और बेटा इनको डिविडेंड हमें किस रेट पे देना पड़ रहा है? 8% के रेट पे देना पड़ रहा है। 8% 1 लाख पे 2 साल का देना पड़ेगा, क्योंकि बेटा इनको डिविडेंड का रेट फिक्स है 8%। तो 1 लाख रुपीस की कैपिटल है, 8% का डिविडेंड, और कितने समय के लिए देना है? क्यूमुलेटिव कितने साल के लिए था लिखा हुआ क्वेश्चन में?
2 साल के लिए, 2 साल के लिए क्यूमुलेटिव था। तो 1 लाख का 8% हो गया हमारा 8,000, तो 16,000। तो हमें 1,16,000 और माइनस करना। इसमें बेटा एक लास्ट में ऐड अप कर देते हैं, ऐड नोशनल कॉल ऑन इक्विटी शेयर्स। हम एक चीज ऐड करेंगे बेटा, नोशनल कॉल ऑन पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर्स। नोशनल कॉल ऑन पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर्स। बेटा आप कंसेप्ट समझते हैं नोशनल कॉल का मतलब क्या है? बेटा नोशनल कॉल का मतलब है हम उनसे फिजिकली बोलेंगे तुम पैसे देने की जरूरत नहीं है। हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि अगर हम उससे पैसा मंगा लेते हैं जो पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर्स हैं, तो हमारे पास और कितना पैसा आता। देखो हमारे क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है हमारे जो इक्विटी शेयर होल्डर है वो 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, 8 पेड अप है। मतलब इनको अभी भी 2 रुपए पे करने हैं। इनसे फिजिकली मंगाएंगे नहीं। हम मान लेते हैं इनसे मंगाएं तो ये और कितना पैसा कंपनी में दे देंगे। 10,000 इक्विटी शेयर्स और 2 रुपए के हिसाब से 20,000 रुपए दे देंगे। बिल्कुल। नोशनल मतलब हम असली में नहीं मंगा रहे, हम बस इमेजिनरी मंगा रहे हैं। तो क्यों मंगा रहे हैं अभी पता चल जाएगा, क्योंकि आगे जब एक क्वेश्चन में कराऊंगा उसमें बड़ी हेल्प होगी। तो 10,000 इक्विटी शेयर पे 2 रुपए मंगाएंगे हम, तो कितने पैसे मंगाएंगे हम? 20,000। तो हमने 20,000 रुपये उनसे और मंगाए। तो अब चेक करते हैं व्हाट इज द अमाउंट वी आर लेफ्ट विद द अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर। आ जाओ देखते हैं। 6.5 लाख प्लस 8 लाख प्लस 270 -84 -40 -10,000 -1,16,000 माइनस प्लस 20,000, 14,90,000। एक बार कैलकुलेशन बेटा देख लेना। 650 प्लस 8 लाख, 270 -84 -40 -10 -1,16,000 +20। यस, 14,90,000। तो ये क्या है बेटा? नेट एसेट्स अवेलेबल, नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है। अब बेटा वैल्यू ऑफ शेयर निकाल लेते हैं। वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, net assets available for equity share holders divided by number of equity shares। हाँ, 14,90,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं? 10,000। तो बेटा एक इक्विटी शेयर की वैल्यू कितनी आ गई? 149। बेटा मगर 149 रुपीज जो आई है, हमने इनसे 2 रुपए की नोशनल कॉल भी मंगाई थी। अब हम क्या करेंगे जब हम इनको पैसा वापस करेंगे? क्या हमने असलियत में इनसे कभी मंगाए थे पैसे? बेटा कभी असलियत में मंगाए नहीं थे, हमने नोशनली माना था। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी इक्विटी शेयर की? जो आपकी आई है 149, उसमें से 2 रुपए काट दो, क्योंकि 2 रुपए की नोशनल कॉल है। तो कितना बच गया? 147। तो 147 इज द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। तो बेटा नोशनल कॉल हम एड अप करके जो अमाउंट आता है, हम लास्ट में जाके वो नोशनल कॉल का अमाउंट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर से माइनस कर दो। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बेटा वी विल आल्सो टेक अनदर क्वेश्चन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
बेटा आपको एक बैलेंस शीट कंपनी की दे रखी है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। पहले दी हुई है बेटा आपको इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटा यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल दो तरीके के, 50,000, 15,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, फुली पेड अप, 1.5 लाख। 20,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 ईच, 6 पेड अप, 1,20,000। 9% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, 60,000। हमें सरप्लस दिया हुआ है नेगेटिव में 70,000। लॉन्ग टर्म लोन्स दे रखे हैं, क्रेडिटर्स दे रखे हैं, क्रेडिटर्स 60,000 दिया हुआ है। हमें फिक्स एसेट दे रखे हैं 2,20,000 के। हमें इन्वेस्टमेंट्स दे रखी हैं 40,000। स्टॉक दे रखे हैं 80,000 का। हमें डेटर्स दे रखे हैं 40,000 के। हमें कैश एट बैंक दे रखा है 40,000। 40, इस 40, 80, 40, 40। बेटा ये कंपनी की बैलेंस शीट दे। बेटा नीचे इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, करंट वैल्यू ऑफ सन्ड्री फिक्स एसेट्स 4,10,000, और स्टॉक की वैल्यूएशन दे रखी है 40,000। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इस 14,000 दे रखी है। 30% डेटर्स आर डाउटफुल, एंड रिमेनिंग 70% आर एक्सपेक्टेड टू बी रिकवर्ड। प्रेफरेंस डिविडेंड
is in arrears for 2 years। बेटा, हमें वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर निकालनी है, इंट्रिंसिक वैल्यू है, नेट एसेट मैथ्रिक्स। आ जाओ। सबसे पहले वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर निकालने से पहले हम कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स अवेलेबल, कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर। सबसे पहले करंट वैल्यू ऑफ द सन्ड्री फिक्स एसेट्स, हमारे फिक्स एसेट्स की वैल्यू कितनी दे रखी है? 410, तो हम मार्केट वैल्यू लेंगे 410। हम सन्ड्री फिक्स एसेट्स की वैल्यू लेंगे 410। स्टॉक हमें 40,000 का लेना है। डेटर्स 30% डाउटफुल, रिमेनिंग 70% रिकवर हो जाएंगे। तो 70% रिकवर हो जाएगा, तो 40,000 का 70% 28,000 डेटर्स। डेटर्स 28,000। ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स 14,000। इन्वेस्टमेंट्स 14,000। आगे चलते हैं। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये भी हो गया। इन्वेस्टमेंट्स भी हो गई। कैश एट बैंक 40,000 के, तो वही लेंगे। इसमें से बेटा हम अपने क्रेडिटर्स, लॉन्ग टर्म लोन को माइनस कर देंगे। 1,00,000 और 60,000 माइनस क्रेडिटर्स माइनस लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन कितने हैं हमारे? 1,00,000। क्रेडिटर्स माइनस लॉन्ग टर्म लोन्स माइनस, और देखो सरप्लस बेटा हम नहीं लेते, क्योंकि हमारे को इस समय से लाइबिलिटीज लेनी पड़ती हैं। उसके बाद हमें और क्या माइनस करना? क्लेम ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर माइनस क्लेम ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर। क्लेम ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर दो तरीके के होते हैं, एक तो उनका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती है, एक उनके क्यूमुलेटिव डिविडेंड होता है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लेते हैं कितनी है भाई बात? 60,000। और एक तो उनको डिविडेंड देना है। डिविडेंड का रेट कितना है भाई, चेक करो। डिविडेंड का रेट है 9%। तो 9% ऑफ 60,000, 9 6 का क्या होता है? 5,400। और 2 साल के लिए कैसे आया था, रुक जाओ। 60,000 का 9%, 2 साल के। 60,000 का 9% इंटू 2, 10,800। तो ये भी हम माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 70,800। ऐड करेंगे बेटा इसके अंदर नोशनल कॉल। ऐड करेंगे इनको नोशनल कॉल। नोशनल कॉल क्या है? नोशनल कॉल होते हैं ऑन पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर। ये 20,000 इक्विटी शेयर है, 6 पेड अप है, मतलब 4 अभी तक नहीं मिला। और पहले वाले इक्विटी शेयर से पूरे पैसे मिल गए, तो पहले वालों से तो मांग ही नहीं सकते। और जो दो तरीके के इक्विटी शेयर्स है, एक 15,000 और एक 20,000। 15,000 वालों से कुछ भी नहीं मांग सकते, फुली पेड अप है। 20,000 इक्विटी शेयर से 4 रुपए के हिसाब से मांग लेंगे। 20,000 इंटू 4, 80,000। 80,000 पे एडअप करो।
अब बेटा एक बार प्लस माइनस करके देखते हैं कितना आंसर आता है। 30 और ये माइनस करें, प्लस 6। आंसर आ रहा है 381 200। 381 200। These are the net assets available for equity shareholder। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर निकालते हैं। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर 381 200 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे सर? एक 15,000 शेयर ये थे और 20,000 ये थे, तो 35,000 शेयर हो गए। द आंसर इज कमिंग आउट टू बी 10.891। ठीक है, द आंसर इज कमिंग आउट टू बी 10.8914। अब बेटा मेरे पास दो तरीके के इक्विटी शेयर है। कैटेगरी वन, जो 20,000 इक्विटी शेयर्स थे, सॉरी, कैटेगरी वन में 15,000 वाले थे, ये फुली पेड अप थे। इनको तो बेटा मुझे 10.981 पूरा देना है। मगर जो कैटेगरी नंबर बी वाले थे, जो कैटेगरी बी वाले थे, जो कौन से थे, 20,000 इक्विटी शेयर्स, ये बेटा 6 पेड अप थे। तो क्या इनको भी इतना ही पैसा मिलेगा या छह, इनको बेटा 4 पे काट के मिलेंगे? इनको 4 पे काट के मिलेंगे, माइनस। क्योंकि बेटा 4 पे हमें स्किन के इनके क्यों काट रहे हैं? इसलिए काट रहे हैं क्योंकि बेटा इनको भी अगर सेम अमाउंट दे देगा तो ये वाला पहले वाला इक्विटी शेयर होल्डर कहेगा भाई साहब उन्होंने तो पूरे पैसे दिए नहीं थे, आप उनको मेरे बराबर कैसे दे सकते हो? तो उनका जितना भी नोशल कॉल का अमाउंट था वो माइनस हो जाएगा। 6.8914 आएगा। सो इस तरीके से बेटा हम इक्विटी शेयर्स की वैल्यूएशन करते हैं। अब बेटा एक और भी हमारा को इंटरेस्टिंग मेथड में नेट एसेट्स को निकालने का एक और तरीका भी होता है, आ जाओ वो भी डिस्कस करते हैं। अनदर मेथड टू कैलकुलेट नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। बेटा इसका फॉर्मूला क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस जितने भी रिजर्व्स हैं वो ऐड हो जाएगा, जितने भी लॉसेस हैं वो माइनस हो जाएंगे। तो व्हाट इज द अनदर मेथड टू कैलकुलेट द नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर? हम इक्विटी शेयर कैपिटल में जितने भी रिजर्व्स हैं वो सारे ऐड अप कर देंगे, लॉसेस माइनस कर देंगे, वी विल गेट द नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर। हाँ, नोशल कॉल होगी तो बेटा नोशल कॉल भी ऐड हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर इसमें भी कोई नोशल कॉल आएगी तो हम नोशल कॉल भी ऐड कर देंगे। तो बेटा ये एक और मेथड होता है नेट एसेट्स को निकालने का। बेटा ये कब यूज होगा? जब क्वेश्चन में डेटा ऐसा होगा
अभी मैं उसी पे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो नेट एसेट्स को निकालने का एक और फॉर्मूला भी है, इक्विटी शेयर कैपिटल एड रिजर्व्स माइनस लॉसेस नोशनल कॉल को ऐड अप करो। लेट अस टेक एन एग्जांपल। आ जाए क्वेश्चन। मेरे पास इक्विटी शेयर्स है बेटा, 10,000 शेयर्स एट द रेट 10, 8 पेड अप, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 10,000 शेयर्स एट द रेट 10। बेटा टैक्स रेट हमें दिए रखा है 50%। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2 लाख। ट्रांसफर टू रिजर्व 20%। रिजर्व्स एंड सरप्लस 2.5 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड 20%। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज 75,000। फिक्टिशियस एसेट्स 20। अब देखो बेटा, इस केस में इफ यू ऑब्जर्व, इफ यू कुड काइंडली ऑब्जर्व इट, मेरे पास एसेट्स नहीं है, मेरे पास सिर्फ लाइबिलिटी नहीं है, एसेट्स नहीं है। जब एसेट नहीं है तो एसेट माइनस लाइबिलिटी मैं कर नहीं सकता। मगर हाँ, मेरे पास इक्विटी शेयर कैपिटल का डेटा है, रिजर्व्स का डेटा है, लॉसेस का डेटा है, तो मैं यूज करूंगा। आ जाओ, कैसे निकालेंगे, आ जाओ। कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर। सबसे पहले हमने इक्विटी शेयर को देना कितना है, 10,000 इंटू 8, मतलब 80,000 है। इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 8 कम्स आउट टू 80,000। ऐड कर दो सारे रिजर्व्स, माइनस कर दो सारे लॉसेस। बेटा यहाँ पे ये ट्रांसफर टू रिजर्व ये किसी काम के नहीं है। बताओ क्यों काम के नहीं है? क्योंकि सीधा रिजर्व एंड सरप्लस दे दिया। अगर बेटा रिजर्व एंड सरप्लस ना देता तो मैं प्रॉफिट निकालता, मगर यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस सीधा दे दिया, 2.5 लाख। लॉसेस कितने बेटा? लॉसेस ये रहे फिक्टिशियस एसेट, दीज आर एक्चुअली लॉसेस, फिक्टिशियस एसेट्स। जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होंगे, ये 20,000 के लॉसेस है। ऐड कर दो नोशनल कॉल। नोशनल कॉल कितनी है बेटा? 10,000। 8 पेड अप है, 2 रुपए नहीं दिए, 20,000। 330। आ जाओ, वैल्यू शेयर क्या हो जाएगी?
330 डिवाइडेड बाय नंबर इक्विटी शेयर्स कितने हैं? 10,000। 33। मगर 2 रुपए काटने पड़ेंगे नोशनल कॉल के। सो वैल्यू शेयर 33 माइनस नोशनल कॉल हमने किया था, कम्स आउट टू 31। तो बड़ा सिंपल सा टास्क था, इसमें कुछ ऐसी कोई खास बात नहीं थी। नाउ लेट्स कम टू अनदर क्वेश्चन आल्सो। जस्ट लेट मी टेक अनदर क्वेश्चन आल्सो। बेटा इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड में बस इतना ही है। इसके बाद बेटा अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मेथड विच इज कॉल्ड एज एक्स यील्ड मेथड आल्सो। अब बेटा चलो बेटा वी विल मूव टू द नेक्स्ट मेथड, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 क्या कहता है बेटा? इट इज कॉल्ड एज यील्ड मेथड। यील्ड मेथड का एक और नाम भी होता है मार्केट वैल्यू मेथड। यील्ड मेथड कह लो या मार्केट वैल्यू मेथड कह लो, एक ही मतलब। बेटा इसमें वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर क्या होती है, ध्यान से सुनना बेटा। वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। बेटा फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, expected rate of return divided by normal rate of return into paid up value of equity share। तो बेटा वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर का फॉर्मूला क्या हो गया? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। नाउ हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है? अर्निंग्स अवेलेबल, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर divided by paid up value of equity share, paid up value of equity share capital। फॉर्मूला क्या है बेटा? अर्निंग्स अवेलेबल फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू 100। तो बेटा वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर का फॉर्मूला क्या है बेटा? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। अब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकलती है? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू 100। नाउ अर्निंग्स, हाउ टू कैलकुलेट द अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो मैं आपको सिखा रहा हूं बेटा कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग्स अवेलेबल, कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ईबीआईटी। ईबीआईटी क्या होता है बेटा? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसमें से बेटा हम सबसे पहले इंटरेस्ट माइनस कर देंगे,
उसमें से सबसे पहले हम इंटरेस्ट माइनस कर देंगे ऑन लोन्स डिबेंचर्स जो भी है बेटा। मेरे पास क्या आ जाएगा, ईबीटी दैट इज अर्निंग्स बिफोर टैक्स। उसके बाद बेटा मैं माइनस करूंगा टैक्स, मैं टैक्स माइनस कर दूंगा। व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। बेटा टैक्स के बाद जो होगा उसके बाद हम इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर देंगे। हम प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर देंगे, मतलब जो डिविडेंड हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना है वो माइनस कर देंगे। जो आंसर आएगा दैट विल बी द अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो बेटा इस तरीके से हम अपना अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर निकाल। आज एक क्वेश्चंस की मदद से समझेंगे इसको। आज बेटा लेट्स कैलकुलेट इट। सपोज करो, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बाय यील्ड मेथड। सबसे पहले 60,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10, 7 पेड अप, 2 लाख 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल of 100 each, fully paid up, expected annual profits before tax 4 लाख, टैक्स रेट आपका 35% है, आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%। सबसे पहले बेटा हम फॉर्मूला लिखेंगे, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू द पेड अप वैल्यू पर शेयर। अब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकलेगा, थोड़ा स्पेस डाल देते हैं यहाँ पे। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकलता है, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स अवेलेबल फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू 100। अब बेटा सबसे पहले हम निकालेंगे अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। आ जाओ, फॉर्मूला क्या होता है, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट विच गिव्स अस द ईबीटी माइनस सरकार को टैक्स देंगे, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स माइनस द प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस प्रेफरेंस शेयर होल्डर डिविडेंड। अब क्वेश्चन में चेक करते हैं बेटा हमें क्या दे रखा है, इधर आओ।
एक्सपेक्टेड एनुअल प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको दिए हुए एक्सपेक्टेड एनुअल प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे दिए 4 लाख, सीधा आपको ये वाली फिगर देती है। मतलब आपको ऊपर की फिगर से कोई लेना देना ही नहीं था। टैक्स 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 कितना है? 35%। टैक्स 35% है, काट लो। 4 लाख का 35% कितना होता है? 1/40। 260 पड़े। अब प्रेफरेंस डिविडेंड भी तो देना है। प्रेफरेंस डिविडेंड ये रहा, 2 लाख इंटू 100। 2 लाख इंटू 100 का कितना प्रेफरेंस डिविडेंड है? 10%। अच्छा 2 लाख नहीं है बेटा, ये थोड़ा करेक्शन कर लो। ये हो जाएंगे हमारे 2000 इक्विटी शेयर। 2000 इंटू 100 पे 10%। तुम्हारा प्रेफरेंस डिविडेंड कितना हो जाएगा? 20,000। प्रेफरेंस डिविडेंड कैसा है? 2,000 शेयर, 100 रुपए के भाव पे 10% का देना है, 20,000। तो आपके पास अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 2,40। तो ये हो गया हमारा 2,40 डिवाइडेड बाय पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटा पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल से डिवाइड करते हैं। 60,000 इंटू 7, 7 6 42, 4,20,000 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा? 57.14%। तो यहां पे मेरा आंसर आ जाएगा 57.14%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 20%। इनटू पेड अप वैल्यू इक्विटी शेयर कितनी है? 7 रुपए। The value of equity share is coming out to be 19.999, comes out to be rupees 20 per share. बेटा एक और क्वेश्चन लिखते हैं इस पे। क्वेश्चन नंबर 2। कंपनी के पास 4,500 इक्विटी शेयर्स हैं ऑफ रुपीज 100 ईच, फुली पेड अप। कंपनी के पास 6,600 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ऑफ रुपीज 100 ईच, फुली पेड अप। एवरेज प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय कंपनी आफ्टर टैक्सेशन 8,500 दे दिए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न is 9%, and 10% of profits are transferred to reserves। तो बेटा चलते हैं, इसको करते हैं। सबसे पहले
वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज इक्वल टू जस्ट एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न divided by normal rate of return into paid up value per share. सबसे पहले बेटा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं। देखते हैं अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर earnings available for the equity shareholder divided by paid up value of equity shares into 100। सबसे पहले बेटा अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर। अर्निंग्स अवेलेबल फॉर द इक्विटी शेयरहोल्डर आ जाओ निकालते हैं। सबसे पहले बेटा ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट गिव्स अस ईबीटी माइनस टैक्स ईएटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। और बेटा यहां पे ना एक और पॉइंट भी आएगा ट्रांसफर टू रिजर्व्स का। अर्निंग्स अवेलेबल अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, एवरेज प्रॉफिट्स अर्न बाय द कंपनी आफ्टर टैक्सेशन मतलब 8,500। तो इसका मतलब ये वाली इंफॉर्मेशन किसी काम की नहीं हुई। माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है 6%, 450 का 100 रुपए का कुछ है, 2,700 का डिविडेंड है। और कहता है क्या है बेटा 10% ऑफ प्रॉफिट्स आर ट्रांसफर टू रिजर्व। बेटा 10% प्रॉफिट्स हम ट्रांसफर टू रिजर्व पे भी करेंगे। बेटा कौन से हम रिजर्व पे ट्रांसफर करेंगे आज जो देखते हैं। 8,500 माइनस 2,700 gives us 5,800। ये 10% ट्रांसफर टू रिजर्व किसका है, दिस इज अ प्रॉफिट का। तो 8,500 का 10% 850 ट्रांसफर टू रिजर्व है। तो 4,950 इज द रिटर्न अवेलेबल फॉर द इक्विटी शेयरहोल्डर। तो रिटर्न अर्निंग अवेलेबल फॉर द इक्विटी शेयरहोल्डर इज 4,950 डिवाइडेड बाय
पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है? 4500 इंटू 100, 4.5 लाख। 4950 डिवाइडेड बाय 4.5 लाख, इट इज कमिंग आउट टू बी 1.1। ठीक। अब हम यहाँ पे डाल देते हैं 1.1 को। 1.1 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 9%। पेड अप वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर कितनी है? 100। तो 1.1 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 100, तो पेड अप वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर कितनी होगी? 12 रुपए 22 पैसे। सो बेटा ये वाला मेथड था हमारा यील्ड मेथड। अब बेटा लास्ट मेथड आता है फेयर वैल्यू मेथड, मेथड नंबर थर्ड। मेथड नंबर वन पे क्या थर्ड आता है? फेयर वैल्यू मेथड। फेयर वैल्यू मेथड क्या कहता है, बड़े ध्यान से। बेटा इसमें वैल्यू ऑफ शेयर निकालने का तरीका क्या होता है? आपने नेट एसेट मेथड आपने नेट एसेट मेथड से जो वैल्यू निकाली थी ऑफ शेयर की, प्लस आपने जो यील्ड मेथड से वैल्यू ऑफ शेयर निकाली थी, इन दोनों का एवरेज कर दो, आपका फेयर वैल्यू मेथड से आंसर आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करो आपने नेट एसेट मेथड से, जो आपने मेथड नंबर वन पढ़ा था, उससे वैल्यू ऑफ शेयर निकाली से ₹13, और अपने यील्ड मेथड से वैल्यू ऑफ शेयर निकाली से अबाउट 11। सो बेटा आपका फेयर वैल्यू मेथड से आंसर क्या आ जाएगा? ₹13 प्लस ₹11 डिवाइडेड बाई 2। तो 24/2 मतलब 12 आ जाएगा। बेटा इसका मतलब ये कोई नया मेथड नहीं है। इन दोनों मेथड का जो आप प्लस करोगे, उसका एवरेज करोगे, वही आपका आंसर। बेटा वैल्यूएशन ऑफ शेयर में बेटा इतना ही है आपका। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।